हेलो, मैं हूं विनय कुमार गुप्ता। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पॉइंट टू बी नोटेड में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, वीडियो को पूरा एंड तक देखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो का अगला नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। इसके पहले लेक्चर में हम लोगों ने जो बालक की अवस्था होती है उसमें जो जन्म के बाद की पहली अवस्था होती है वो होती है शैशवावस्था। इसके पहले लेक्चर में हमने जो है शैशवावस्था के बारे में चर्चा किया था। अब हम इस लेक्चर में बाल्यावस्था के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बाल्यावस्था मतलब चाइल्डहुड क्या होता है। ये जो है मानव विकास का जो है दूसरा सोपान है। बालक जब जन्म लेता है तो जन्म के बाद की जो पहली अवस्था होती है वो शैशवावस्था होती है और दूसरी जो होती है वो बाल्यावस्था होती है, चाइल्डहुड होती है। तो ये मानव विकास का जो है दूसरा सोपान है। इसे जीवन का अनोखा काल कहते हैं। क्यों ऐसा कहा गया है जीवन का अनोखा काल? क्योंकि बाल्यावस्था ही बालक के जो आगामी जीवन है वो इसी अवस्था पर निर्भर करती है, पूरी तरह बाल्यावस्था पर ही निर्भर करती है। बालक बाल्यावस्था में जो करेगा उसका जो परिणाम है वो आगामी जीवन में हमको देखने को मिलता है। तो ये अवस्था जो होती है आधार होती है, उनके जीवन का आधार है ये बाल्यावस्था। इसीलिए इसे जीवन का अनोखा काल कहा गया है। और ये किसने कहा है? काल और ब्रूस ने बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा है। क्या कहा है? जीवन का अनोखा काल। ये सब याद रखिए, आप इसको नोट करते जाइए। इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो भी लगे आप नोट कर सकते हैं, वैसे जो भी है सभी इम्पॉर्टेंट हैं। अगला पॉइंट है बाल्यावस्था को ही प्रारंभिक विद्यालय आयु मानते हैं। क्योंकि बालक जो है विद्यालय जाना प्रारंभ करता है बाल्यावस्था में। जब उसकी आयु जो है पाँच वर्ष होती है उसके बाद वो विद्यालय जाता है। वहीं इसका जो है जीवन आरंभ होता है, शैक्षिक जीवन आरंभ होता है विद्यालय जब वो जाना शुरू करता है। इसीलिए इस अवस्था को क्या कहा गया है? प्रारंभिक विद्यालय की आयु। इसे समूह की आयु भी कहते हैं, गैंग एज भी कहते हैं। क्योंकि बाल्यावस्था में जो बच्चे होते हैं वो समूह बनाना पसंद करते हैं। वो अपने आयु के बच्चों के साथ घुलना मिलना पसंद करते हैं, उनके साथ खेलना पसंद करते हैं। तो ये एक प्रकार की समूह की आयु कही गई है। चुस्ती की आयु, स्मार्ट एज भी कहा जाता है इसे। क्योंकि इस अवस्था में बालक जो होता है वो फुर्ती के साथ कार्य करता है, खेल कूद इन सब चीज़ों में ज़्यादा ध्यान देता है। तो इसलिए उसका शरीर जो होता है वो चुस्त रहता है, फुर्ती रहती है उनमें। इसीलिए इसको चुस्ती की आयु भी कहा गया है। अगला है गंदी आयु या डर्टी एज। बाल्यावस्था को गंदी आयु और डर्टी एज भी कहा गया है। इतने उपनामों से बाल्यावस्था को बताया गया है। इसकी अवधि क्या होती है? इसकी अवधि जो है सामान्यतः 6 से 12 वर्ष मानी जाती है। बाल्यावस्था की अवधि कितनी मानी जाती है? 6 से 12 वर्ष। कई सारे मनोवैज्ञानिकों ने ये कहा है कि जो 6 से 9 वर्ष की बाल्यावस्था होती है उस अवस्था को उन्होंने क्या नाम दिया है? संचय का काल। बच्चों में जो है जब वो बाल्यावस्था में होते हैं तो उनके अंदर संचय करने की प्रवृत्ति जागृत होती है। संचय करने की प्रवृत्ति का मतलब जैसे जो लड़के होते हैं वो कांच की गोलियां, पत्थर ये सब जो है इकट्ठा करें। कोई मशीन ख़राब हो गया उसके जो कलपुर्जे हैं उनको इकट्ठा करने लगते हैं। और जो लड़कियां होती हैं वो खिलौना, गुड़िया, कपड़ों के टुकड़े ये सब इकट्ठा करने लगती हैं इन सब एज में। तो इसीलिए 6 से 9 वर्ष का जो काल है उसको संचय का काल दिया है मनोवैज्ञानिकों ने। अगला है 9 से 12 वर्ष। कहीं कहीं 10 से 12 भी लिखा रहता है तो उसको कन्फ्यूजन मत रहिएगा, 9 से 12 या 10 से 12 मानते हैं। तो इसको मनोवैज्ञानिकों ने क्या कहा है?
परिपक्वता की अवस्था। क्या कहा है? परिपक्वता की अवस्था, कि धीरे धीरे वो परिपक्वता की ओर बढ़ते हैं। जैसे जैसे उनकी आयु जो है बढ़ती जाती है और वो लगभग 11 से 12 वर्ष में पहुंचते हैं तो वो थोड़े से परिपक्व हो जाते हैं। अगला पॉइंट है संवेगात्मक विकास का आदर्श काल। बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का आदर्श काल भी कहते हैं। ये किसने कहा है? कार्ल और ब्रूस। यहाँ पे ब्रूस होगा, ब्रश नहीं। कार्ल एवं ब्रूस, इन्होंने क्या कहा है कि संवेगात्मक विकास का आदर्श काल। बाल्यावस्था को क्या कहा है? संवेगात्मक विकास का आदर्श काल। क्योंकि बाल्यावस्था में ही बालकों में जो है उस संवेगों में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है और इस समय जो है वो समझ जाते हैं कि क्या मेरे साथ क्या गलत हो रहा है, मेरे साथ क्या बुरा हो रहा है, क्या अच्छा है क्या बुरा है। इन सब चीज़ों का ज्ञान जो है उन्हें बाल्यावस्था में होने लगती है और उसी के आधार पर वे संवेगों का दमन भी कर देते हैं। जो संवेग जो है दमन करना चाहिए उसको दमन कर देते हैं, जो उन्हें दिखाना चाहिए वो दिखाते हैं। तो इसीलिए कार्ल ब्रूस ने क्या कहा है? संवेगात्मक विकास का आदर्श काल कहा है। अगला है बाल्यावस्था की जो विशेषताएं होती। पहली है हमारी शारीरिक एवं मानसिक विकास की स्थिरता। मतलब बालक जब बाल्यावस्था में आता है तो उसकी जो शारीरिक और मानसिक विकास है वो स्थिर हो जाता है। स्थिर होने का मतलब क्या है? जो उसने शैशवावस्था में हासिल किया है कुछ भी, तो उसमें जो है दृढ़ता आ जाती है, अस्थायित्व आ जाता है उसमें। जो भी वो सीखता है, सीखे रहता है पहले से, उसमें वो अस्थायित्व प्राप्त करने लगता है या स्थिरता उसकी शारीरिक व मानसिक शक्तियों की दृढ़ता प्रदान करती है। तो इसके फलस्वरूप क्या होता है? उसका मस्तिष्क परिपक्व सा लगता है और वह स्वयं वयस्क सा जान पड़ता है। जब ऐसी स्थिति आती है तो ऐसा लगता है कि उसका मस्तिष्क जो है परिपक्व हो चुका है और स्वयं वह वयस्क सा जान पड़ता है। इसलिए रॉस ने क्या कहा है, मनोवैज्ञानिक रॉस ने क्या कहा है कि बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल। क्या कहा है रॉस ने? बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल। मतलब वो केवल जान पड़ते हैं कि ये परिपक्व हो गए हैं, लेकिन वो पूरी तरह से परिपक्व नहीं हुए रहते हैं। इसलिए बाल्यावस्था को रॉस ने, मनोवैज्ञानिक रॉस ने मिथ्या परिपक्वता काल कहा है। और उसने क्या लिखा है कि शारीरिक और मानसिक स्थिरता बाल्यावस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। क्या है? शारीरिक और मानसिक स्थिरता जो है वो बाल्यावस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। किसने कहा है? रॉस ने। तो बाल्यावस्था की विशेषता, पहली हमारी विशेषता थी शारीरिक और मानसिक विकास में स्थिरता। अगला है हमारा जिज्ञासा की प्रबलता या उसमें तीव्रता होती है। कोई भी चीज़ जानने के लिए उनके अंदर तीव्र प्रबलता जो है जागृत होती है। बालक क्या करता है? कोई भी चीज़ पूछना होता है तो क्यों ऐसा हुआ, कैसे ऐसे हुआ, ये ज़्यादा उनके अंदर पूछने की जिज्ञासा रहती है। बालक क्यों और कैसे का वाला प्रश्न जो है ज़्यादा करता है, लेकिन जैसे शैशवावस्था में करता है साधारण प्रश्नों से वो अलग होता है, कुछ ऐसा जिससे उन्हें कुछ जानकारी हासिल हो। ऐसे प्रश्नों पर वो अपनी जो है उस प्रश्न पर क्यों कैसे करता है। रचनात्मक कार्यों में आनंद, मतलब कि उन्हें रचनात्मक कार्यों में आनंद आता है। बाल्यावस्था में जब पहुंचता है बालक तो उन्हें ऐसे कार्य पसंद आते हैं जिनमें
वो कुछ कार्य कर रहे हों जिससे उनका मस्तिष्क काम कर रहा हो, हाथ पैर काम कर रहे हों, तो ऐसे कार्य में उनका मन ज़्यादा लगता है। लड़के क्या करते हैं, बगीचे में काम करना पसंद करते हैं, औजार से लकड़ियों की वस्तुएं बनाना पसंद करते हैं। इस टाइम में देखने को मिलता है ऐसा। और लड़कियां क्या करती हैं, जो बालिकाएं होती हैं बाल्यावस्था में, वो सीना, पिरोना, कढ़ाई बुनाई, ये ऐसी जो है रचनात्मक कार्यों में उनकी रुचि रहती है। अगला है वास्तविकता जगत से संबंध। वास्तविक जगत से संबंध मतलब जब बालक शैशवावस्था में रहता है तो वो काल्पनिक जगत में जीता है, लेकिन जैसे जैसे वो बाल्यावस्था में आता है वो काल्पनिक जगत का परित्याग कर देता है और धीरे धीरे वह वास्तविक जगत में प्रवेश करता है। तो इस टाइम क्या होता है, बाल्यावस्था में उनके अंदर प्रत्येक वस्तु के प्रति जो है वो आकर्षित होते हैं और उसके बारे में नॉलेज, ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। तो इस तरह वो वास्तविक जगत से संबंध स्थापित करना स्टार्ट करते हैं। सामाजिक गुणों का विकास। बाल्या सामाजिक गुणों का भी विकास होता है, जैसे सहयोग की भावना। जब वो खेलेंगे कूदेंगे तो उनमें सहयोग की भावना का विकास होता है, सद्भावना होती है, सहनशीलता होती है, आज्ञाकारिता होती है। इनमें आज्ञाकारिता का गुण आ जाता है। वो अपने माता पिता, अपने से बड़ों की बात मानना स्टार्ट करने लगते हैं। तो ऐसे सामाजिक गुणों का विकास होने लगता है बाल्यावस्था में। नैतिक गुणों का भी विकास होता है। नैतिक गुण मतलब अच्छे बुरे का ज्ञान हो जाता है उन्हें और वो न्यायपूर्ण व्यवहार करने लगते हैं, ईमानदार रहते हैं। सामाजिक मूल्यों की भावना का भी विकास उनमें धीरे धीरे होने लगता है। तो ये बाल्यावस्था के कुछ विशेषताएं हैं जिसमें नैतिक गुणों का विकास होता है। अगला है बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास। बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास का मतलब हुआ कि वो अगर उन्हें कुछ भी जानना हो तो वो तुरंत पूछते हैं, उसमें कोई हिचक नहीं रहती है। वो अपने रुचि के हिसाब से पूछते रहते हैं। बाह्य जगत में रुचि उत्पन्न हो जाती है, अतः वह अन्य व्यक्तियों से, वस्तुओं से और कार्यों का अधिक से अधिक परिचय प्राप्त करना चाहते हैं। तो ये ऐसा बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले ही कर सकते हैं। तो बाल्यावस्था में उनके अंदर जो है बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास होता है। वो कोई भी चीज़ पूछने से हिचकते नहीं हैं। जो भी उन्हें लगता है कि ये पूछना चाहिए वो तुरंत पूछ लेते हैं, ये क्या है, कैसे हुआ, क्यों हुआ। अगला है संवेगों का दमन व प्रदर्शन। उनके अंदर संवेगों का दमन भी होता है और प्रदर्शन भी होता है। जैसे उनकी स्थिति रहती है वैसे ही वो उसका दमन कर देते हैं, वैसे ही वो प्रदर्शन कर देते हैं। खुशी जाहिर करना हो तो वो जाहिर कर देते हैं, कभी दुखी होते हैं तो उसको दबा लेते हैं, नहीं बताते किसी को, चोट लग जाती है तो नहीं बताएंगे। तो संवेगों का अपनी इच्छा अनुसार उसका दमन भी कर देते हैं, उसका प्रदर्शन भी करते हैं। संग्रह की प्रवृत्ति। संग्रह की प्रवृत्ति का मतलब अभी हमने बताया था, जो 6 से 9 वर्ष का काल होता है तो मनोवैज्ञानिकों ने उसको क्या कहा है, संग्रह का काल कहा है। तो बच्चे में जो है संग्रह करने की प्रवृत्ति होती है। जो लड़के होते हैं वो कांच की गोलियां, पत्थर, ये सब इकट्ठा करने लगते हैं, और जो लड़कियां होती हैं वो गुड़िया, खिलौना और कपड़ों के जो टुकड़े होते हैं वो सब इकट्ठा करने लगते हैं। तो उनमें संग्रह करने की प्रवृत्ति आ जाती है। बाल्यावस्था में ही निरुद्देश्य भ्रमण की प्रवृत्ति, उनमें बिना उद्देश्य के घूमना टहलना, ऐसी भी प्रवृत्ति देखी जाती है बच्चों में बाल्यावस्था में, कि वो बिना मतलब के घूमते रहते हैं, टहलते रहते हैं। तो ये भी बाल्यावस्था की विशेषता है। काम प्रवृत्ति की न्यूनता, इनमें काम करने की जो प्रवृत्ति होती है वो बहुत कम होती है, लेकिन शैशवावस्था में काम प्रवृत्ति की प्रबलता होती है। तो इसमें क्या होता है बाल्यावस्था में कि वो केवल खेलना कूदना और अपने पढ़ाई लिखाई से केवल मतलब रखते हैं। तो इनमें काम की प्रवृत्ति जो है वो न्यूनता होती, बहुत कम होती है।
वो अवसर मिलने पे ही वो काम प्रवृत्ति को दिखाते हैं। सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता, वो समूह में रहना पसंद करने, जैसे ही वो बाल्यावस्था में आते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज स्कूल जाते हैं, विद्यालय जाते हैं, तो वहाँ पे कई सारे बच्चों से मिलते हैं, तो उनसे घुल मिल जाते हैं और वो अपना एक समूह बना लेते हैं, अपने मित्र का एक समूह बना लेते हैं। तो इस प्रकार उनमें जो है सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता देखी जाती है। खेलेंगे तो साथ खेलेंगे, जाएंगे तो साथ जाएंगे, तो ऐसी प्रवृत्ति जो सामूहिक प्रवृत्ति देखने को मिलती है। अगला है, उनकी रुचियों में परिवर्तन भी होता है। उनकी रुचियों में परिवर्तन होता रहता है। वातावरण के परिवर्तन के साथ साथ उनमें रुचियों का भी परिवर्तन होता है। तो इतने सारे जो है उनकी विशेषताएं थी। अगला है, बाल्यावस्था में उनका शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए। पहला है, भाषा के ज्ञान पर बल, मतलब उनको जब शिक्षा दिया जाता है तो उनकी भाषा जो है उस पर ज़्यादा जोर देना चाहिए, क्योंकि भाषा के आधार पर ही शिक्षा का आधार है। शिक्षा का जो आधार है वो भाषा ही है। तो भाषा स्पष्ट हो, सरल हो, उनको समझने में कोई परेशानी हो ना कोई दिक्कत हो, तो भाषा हमेशा सरल और स्पष्ट होना चाहिए। उपयुक्त विषयों का चुनाव, तो बाल्यावस्था में कैसे विषयों का चुनाव करना चाहिए। ऐसे विषय का चुनाव करना चाहिए जिससे उनका मानसिक विकास हो, उनमें जो है सृजनात्मकता का गुण विकसित हो। तो ये कैसे हो सकता है, तो इसमें जो है कौन से विषय होने चाहिए, जैसे भाषा, अंक गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, ड्राइंग, चित्रकला, सुलेख, पत्र लेखन, निबंध लेखन। तो पत्र लेखन और निबंध लेखन से क्या होगा, इनमें सोचने समझने की क्षमता का विकास होगा। अंक गणित से मानसिक विकास, विज्ञान से तर्क संबंधी उनका विकास होगा, तार्किक क्षमता का विकास होगा। सामाजिक विज्ञान से जो है सोशल डेवलपमेंट होगा उनका। ड्राइंग से उनमें कल्पना का विकास होगा, सोचने समझने की क्षमता भी इसमें विकास होगी। सुलेख से उनकी राइटिंग जो है वो सही होगी। रोचक विषय सामग्री, तो रोचक विषय सामग्री में क्या होना चाहिए, जो हमारे विषय हैं उनके साथ साथ उनमें हास्य का भी प्रावधान होना चाहिए, विनोद नाटक भी होने चाहिए, वार्तालाप भी होने चाहिए, वीर पुरुषों के बारे में भी होना चाहिए, साहसिक कार्य भी का उदाहरण भी देना चाहिए उन्हें। तो ये रोचक विषय भी उनके पाठ्यक्रम में शामिल होना चाहिए। और उनकी जिज्ञासा को संतुष्ट करना चाहिए। अध्यापक को चाहिए कि जो भी वे प्रश्न करें तो उनकी प्रश्नों का जवाब जो है सही तरीके से दें, जिससे वो संतुष्ट हो जाएं उस जवाब से। सामूहिक खेलों एवं सामूहिक कार्यों का उचित आयोजन करना, समय समय पर सामूहिक खेलों का आयोजन करना चाहिए, सामूहिक कार्यों का उचित आयोजन करना चाहिए, जिससे उनमें क्या हो, सहयोग सद्भावना का विकास हो, उनमें निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो। तो ये खेल जो है शिक्षा में बहुत ज़रूरी है। रचनात्मक कार्यों का व्यवस्था, रचनात्मक कार्यों की व्यवस्था होनी चाहिए। विद्यालय में जो है जब बच्चा किसी कार्य में संलग्न हो तो उन्हें उसके लिए उचित वातावरण प्रदान करना चाहिए, जो वो रचनात्मक कार्य को अच्छे तरीके से कर सके। पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं की व्यवस्था, समय समय पर जो है कक्षा में समूह बना के क्रियाएं कराना चाहिए बच्चों के साथ, जैसे पहेली बुझाना। तो इस टाइप के कार्यक्रम जो है समय समय पर कक्षा में कराना चाहिए। इससे क्या होता है, बच्चों में जो है सहयोग की भावना बढ़ती है और वो इसमें रुचि भी लेते हैं, पढ़ाई में उनकी रुचि भी बढ़ती जाती है ऐसे कार्यों को कराने से।
पर्यटन व स्काउटिंग की व्यवस्था, पर्यटन व स्काउटिंग की व्यवस्था भी ज़रूरी है। जब बाल्यावस्था आती है तो बच्चे जो है वो घूमना फिरना ज़्यादा पसंद करते हैं, बिना उद्देश्य के घूमते रहते हैं। तो जब ये घूमते रहते हैं तो इन्हें इसके आधार पर जो है ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए जो पर्यटन से उन्हें बढ़ावा मिले। पर्यटन के दौरान जो भी उन्हें शिक्षा मिले तो वो अस्थाई, जैसे घूम के अगर कुछ शिक्षा प्राप्त करते हैं, भ्रमण करके शिक्षा प्राप्त करते हैं, तो वो शिक्षा क्या होता है उनके मन में जो है अच्छी तरीके से बैठ जाती है। एक इमेज बन जाता है कि हमने भ्रमण के दौरान ये चीज़ सीखा। तो इसलिए पर्यटन जो है बहुत ज़रूरी है। अगला है मूलभूत संवेगों का विकास करना। उनके मूलभूत संवेगों का विकास करना चाहिए और उन्हें नियंत्रण करने में बालकों को प्रशिक्षित भी करना चाहिए। उनमें जो भी मूलभूत संवेग हैं उनको नियंत्रण करने के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए। मतलब जो संवेग उत्पन्न हो रहा है वो कब पॉजिटिव होगा, कब निगेटिव होगा, ये चीज़ उनको बता के प्रशिक्षित करना चाहिए कि कौन सा संवेग जो है तुम्हारे काम आ सकता है, किससे नुकसान हो सकता है। राष्ट्र के प्रति प्रेम, उनके अंदर राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना जगाना चाहिए। समाज सेवी भावना का जो है उनके अंदर समाज सेवी गुण बढ़ाना चाहिए। उच्च आदर्श का प्रदर्शन करना चाहिए। उन्हें अनुशासन में रखना चाहिए, आदर्श आचरण करना चाहिए, प्रेम सहानुभूति का व्यवहार करना चाहिए उनके साथ। इनकी जो शिक्षण विधियां हैं, अध्यापक जिस शिक्षण विधियों का प्रयोग करते हैं उसमें समय समय पर परिवर्तन करते रहना चाहिए। बच्चे जब जिस विधि में रुचि ना ले शिक्षण विधि से, तो वो शिक्षण विधि हटाकर दूसरी शिक्षण विधि का प्रयोग करना चाहिए, जिससे बच्चों को क्या है उसमें रुचि उत्पन्न हो पढ़ाई के प्रति। बाल्यावस्था में जब बालक जो है विद्यालय जाता है तो अध्यापक का योगदान लगभग 75% होना चाहिए और अभिभावक का जो है 25% का योगदान होना चाहिए। लेकिन शैशवावस्था में क्या होता है, वो विद्यालय नहीं जाते हैं तो वो घर में ही रहते हैं, तो पूरी तरह से जिम्मेदारी जो हो जाती है 100% वो अभिभावक की हो जाती है। लेकिन बाल्यावस्था में वो विद्यालय जाना स्टार्ट कर देता है तो वहाँ पे जो है 75% जो है योगदान अध्यापक का हो जाता है और 25% अभिभावक का योगदान हो जाता है। तो यहीं पर वीडियो जो है समाप्त होती है। धन्यवाद। अब हम अगले वीडियो में जो है हमारी जो लास्ट है वो किशोरावस्था के बारे में हम चर्चा करेंगे अगले लेक्चर में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो का जो है अगला नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।